और बीरबल के रिश्ते में एक गहरी मित्रता और विश्वास था, और बीरबल की समझदारी ने अकबर के शासन को और भी बेहतर बनाया। उनकी कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची समझदारी और चतुराई केवल तर्क से ही नहीं, बल्कि अच्छे विचार और सही फैसलों से भी मिलती है। बीरबल अकबर के दरबार में एक ऐसे मंत्री थे जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वे हमेशा दरबार में सबसे अधिक सम्मानित होते थे। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन सवाल पूछा करते थे, और बीरबल अपनी सूझबूझ और त्वरित निर्णय क्षमता से उन समस्याओं का समाधान निकालते थे। बीरबल ने चलाया अपना दिमाग ऐसी कई कहानियों का प्रतीक है जहां बीरबल अपनी चतुराई से किसी भी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लेते थे। आइए जानते हैं उन कुछ प्रसिद्ध कहानियों को जिनमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ और दिमागी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। 1. रानी की अंगूठी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमें एक ऐसा तरीका बताओ जिससे हम यह जान सकें कि हमारी रानी हमें सच्ची जानकारी दे रही है या नहीं। बीरबल ने सोचा और तुरंत कहा, महाराज, इस सवाल का समाधान मेरे पास है। आप रानी से कहिए कि वे एक अंगूठी दें जो केवल उन्हें ही पता हो। अकबर ने रानी से अंगूठी ली और उसे बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने रानी के अंगूठी को देखकर कहा, महाराज, यह अंगूठी तो असल में रानी की नहीं है। अकबर हैरान होकर पूछा, तुम कैसे जान पाए कि यह अंगूठी असली नहीं है? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, महाराज, रानी ने जो अंगूठी दी थी वह अंगूठी केवल रानी के पास हो सकती थी, लेकिन यह अंगूठी रानी की नहीं थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और समझ गए कि बीरबल ने केवल अपनी सूझबूझ से पूरी स्थिति को पहचाना था। 2. झूठ बोलने वाले की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह जान सकते हो कि इस दरबार में कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बस एक काम करें। सभी दरबारियों से कहिए कि वे अपनी पगड़ी के नीचे एक कागज रखकर उस पर लिखें कि मैं सच बोल रहा हूं। फिर हम जान सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सभी दरबारियों से ऐसा ही करने को कहा। जब कागजों की जांच की गई तो पाया गया कि एक व्यक्ति ने कागज पर यह लिखा था, मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्योंकि यदि वह सच बोलता तो उसे अपनी पगड़ी के नीचे कागज छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और वह व्यक्ति पकड़ा गया जो झूठ बोल रहा था। 3. नकली सोने की पहचान। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने बीरबल के सामने एक सोने की वस्तु रखी और कहा, बीरबल, आप तो इतने ज्ञानी हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि यह सोना असली है या नकली? बीरबल ने सोने की वस्तु को हाथ में लिया और मुस्कराते हुए बोले, महाराज, मुझे तो इसका एक बहुत सरल तरीका पता है। फिर उन्होंने सोने की वस्तु को आग में डाला। व्यापारी चौंका और बोला, बीरबल, आप इसे आग में क्यों डाल रहे हैं? यह तो सोना है, यह जल जाएगा। बीरबल ने कहा, यदि यह असली सोना है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यह नकली है तो यह जलकर मिट्टी बन जाएगा। जैसे ही व्यापारी ने देखा कि सोने की वस्तु जलकर कुछ और बन गई, उसने यह स्वीकार किया कि वह वस्तु नकली थी। 4. 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा और तुम तुरंत जवाब दो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन वही है जो भूखा आदमी खा रहा हो। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा रंग क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा रंग वही है जो किसी व्यक्ति की पसंद का हो। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा समय क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा समय वह है जो व्यक्ति अपने प्रियजन के साथ बिता रहा हो। अकबर बीरबल की इन चतुराई से हैरान रह गए और उनकी समझदारी की सराहना की। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां यह साबित करती हैं कि वह न केवल एक चतुर व्यक्ति थे, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। अकबर द्वारा पूछे गए हर सवाल का बीरबल ने अपनी समझदारी से हल निकाला। उनकी चतुराई
होशियारी और सूझबूझ आज भी हमें यह सिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल केवल दिमागी परिश्रम से ही निकलता है। बीरबल और तेनालीराम दोनों ही भारतीय इतिहास के सबसे चतुर और समझदार मंत्री माने जाते हैं। बीरबल जहां अकबर के दरबार में थे, वहीं तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार के मुख्य सलाहकार थे। दोनों ही अपनी चतुराई, हास्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग दरबारों में थे, परंतु उनके किस्से समान हैं। अगर ये दोनों एक साथ होते तो निस्संदेह बड़े मजेदार और दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते। एक दिन अकबर और कृष्णदेवराय दोनों आपस में मिले। दोनों के बीच बड़ी दोस्ती थी और उन्होंने एक मजेदार चुनौती का प्रस्ताव रखा। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने मंत्री बीरबल और तेनालीराम को एक सवाल देंगे और देखेंगे कि कौन सबसे चतुर है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम जंगल में हो और तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं शेर से कहूंगा कि अगर वह मुझे छोड़ देता है तो मैं उसे अपने साथ अकबर के दरबार में ले चलूंगा, जहां उसे सम्मान मिलेगा। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से वही सवाल पूछा। तेनालीराम मुस्कराते हुए बोले, महाराज, मैं शेर से कहूंगा, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ सकता हूं। दोनों दरबारियों ने जवाब दिए और अंत में दोनों की सूझबूझ और चतुराई पर हंसी के ठहाके लगे। यह साबित हुआ कि दोनों ही मंत्री अपनी जगह पर उतने ही चतुर थे। 2. दूसरी पत्नी का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि एक आदमी को कितनी बीवियां हो सकती हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह सवाल केवल उस आदमी से पूछा जाना चाहिए जिसने दूसरी शादी की हो। इतना सुनकर अकबर मुस्करा दिए। उन्होंने तेनालीराम से भी वही सवाल पूछा। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, एक आदमी को बीवियां उतनी ही हो सकती हैं जितनी वह संभाल सके। कृष्णदेवराय और अकबर दोनों ही तेनालीराम और बीरबल के जवाब सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। दोनों के जवाबों में एक ही सिख था, समझदारी और हास्य के साथ जीवन को सरल बनाना। 3. कौन सच बोल रहा है? एक बार दरबार में एक तर्क वितर्क छिड़ा हुआ था, जिसमें सब एक दूसरे से झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे। अकबर और कृष्णदेवराय दोनों ने अपने अपने मंत्री से पूछा कि वे किसे सच बोलते हुए मानते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं पहले सभी को चुप करा दूंगा और फिर एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे सबका सच सामने आ जाएगा। बीरबल ने एक मटका लिया और उसमें पानी भरकर सबको एक एक करके पानी पीने के लिए कहा। जैसे ही किसी ने झूठ बोला, पानी का रंग बदल गया। बीरबल ने बताया कि पानी में एक खास प्रकार की रसायन डाल दी थी, जो झूठ बोलने वालों के मुंह से बाहर आते ही रंग बदल देती थी। इसी तरह तेनालीराम ने भी एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए सबको एक साथ शपथ दिलवाने का तरीका अपनाया। तेनालीराम का तरीका बहुत सरल था, लेकिन उनकी चतुराई और समझदारी ने अकबर और कृष्णदेवराय को बहुत प्रभावित किया। 4. सोने का मूल्य। एक दिन अकबर और कृष्णदेवराय दोनों ने अपनी अपनी दरबार में यह सवाल पूछा, सोने का मूल्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सोने का मूल्य उस समय अधिक होता है जब उसका उपयोग किसी अच्छे कार्य में किया जाए। यदि सोने का उपयोग केवल दिखावे के लिए किया जाए तो उसकी कोई असली कीमत नहीं होती। तेनालीराम ने भी इसी सवाल का जवाब दिया, सोने का मूल्य तब सबसे ज्यादा होता है जब उसे सही समय पर सही काम के लिए खर्च किया जाए। अगर कोई सोने को केवल खजाने में बंद करके रखे तो उसका मूल्य मिट जाता है। दोनों के जवाबों में एक जैसी समझदारी थी, जो यह दिखाती थी कि सोने का असली मूल्य केवल उसकी भौतिकता में नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता में है। 5. वजन का सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे भारी चीज वह होती है जो किसी के दिल में बैठी हो और उसे छोड़ना मुश्किल हो। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से वही सवाल पूछा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, सबसे भारी चीज वह होती है जो किसी के मन में हो, लेकिन वह उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दोनों के जवाबों ने यह सिद्ध किया कि असल में हर सवाल का उत्तर केवल बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि मन और हृदय की गहराई से निकलता है। तुम ऐसी शर्त क्या रखते हो? बीरबल ने कहा,
मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो सच्चे दिल से मेरी मदद की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मैं यह भी सुनिश्चित करता हूं कि वे अपनी मदद का सही इस्तेमाल करें। अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि यह एक बहुत दिलचस्प दृष्टिकोण है। इसके बाद अकबर ने एक विशेष घटना का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारी लोगों से यह पूछा कि अगर कोई उनकी मदद मांगता है तो वे क्या करेंगे। दरबारी लोग एक एक करके अपनी अपनी राय देते गए, लेकिन बीरबल ने जो जवाब दिया वह सबके लिए एक उदाहरण बन गया। बीरबल ने कहा, महाराज, मदद केवल उस समय दी जाती है जब यह सही दिशा में दी जाए और इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी हो। जो लोग मदद मांगते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए मेरी मदद उन्हीं को मिलेगी जो खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सोच बहुत ही सही है। जब लोग सच्चे मन से किसी की मदद मांगते हैं और अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम उठाते हैं, तभी उन्हें मदद मिलनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मदद केवल तभी दी जानी चाहिए जब व्यक्ति अपनी मदद का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो और खुद भी अपनी मेहनत से अपने हालात सुधारने की ख्वाहिश रखता हो। बीरबल की मदद की ख्वाहिशों ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को भी यह समझाया कि मदद का मूल्य तभी है जब इसे सही उद्देश्य के लिए किया जाए। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर महान अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में रहते थे। उस समय उनके दरबार में एक और प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करता था, जिसका नाम था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य की वजह से अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे। अकबर हमेशा बीरबल से न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे, बल्कि उनसे नई नई चुनौतियां भी पेश करते थे। बीरबल हर बार अकबर की उम्मीदों पर खरा उतरते थे। एक दिन बीरबल के सामने एक ऐसी कहानी आई जो उन्हें न केवल अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा करने का अवसर देगी, बल्कि एक अजनबी गांव के बारे में कुछ अनोखा सीखने का भी मौका देगी। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि पास के एक गांव में एक अजीब घटना हुई है। वहां के लोग हर साल अपनी फसलें ठीक से उगाने में नाकामयाब हो जाते हैं और अब उन्हें एक समाधान चाहिए। तुम उस गांव में जाकर देखो और हमें बताओ कि वहां क्या हो रहा है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और अगले दिन ही उस अजनबी गांव की ओर चल पड़े। यह गांव अकबर की राजधानी से दूर था और लोग वहां के बहुत ही साधारण थे। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। गांव में समस्या। गांव के प्रधान ने बीरबल को देखा और तुरंत उनके पास आकर बोला, बीरबल जी, हम आपकी मदद चाहते हैं। हर साल हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी कोई अन्य प्राकृतिक आपदा होती है। हम अब थक चुके हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। बीरबल ने ध्यान से सुना और गांव के हालत को समझने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, तुम लोग खेती कैसे करते हो? क्या तुम लोग सही तरीके से खेती की तैयारी करते हो या बस मौसम के अनुसार चलने की कोशिश करते हो? गांव के प्रधान ने सिर झुकाते हुए कहा, हम लोग हर साल फसल की तैयारी करते हैं, लेकिन कभी मौसम हमारे पक्ष में नहीं रहता। हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है और हम हर साल एक नई शुरुआत करते हैं। बीरबल ने गांव के लोगों से पूछा कि क्या वे कोई विशेष उपाय अपनाते हैं या फिर उनके पास कोई ऐसी योजना है जिससे वे अपनी फसल को बचा सकें। गांव वाले चुप रहे, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई ठोस उपाय नहीं था। बीरबल का समाधान। बीरबल ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल मौसम में नहीं, बल्कि गांव वालों के दृष्टिकोण में है। बीरबल ने गांव वालों से कहा, मुझे लगता है कि समस्या सिर्फ मौसम की नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मानसिकता और तैयारी की भी है। तुम लोग अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगा पाते। तुम्हें अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। फिर बीरबल ने गांव वालों से कहा, मैं एक उपाय लेकर आया हूं। तुम लोग अगले 3 महीनों तक केवल एक छोटी सी बात पर ध्यान दो, अपने खेतों की नियमित देखभाल और उचित तरीके से फसल की पैदावार बढ़ाने की दिशा में काम करो। इसके बाद मैं एक योजना बनाऊंगा जो तुम्हारी मदद करेगी। गांव वालों ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और अगले 3 महीनों तक उन्होंने अपनी फसलों के लिए नियमित देखभाल शुरू कर दी। बीरबल ने गांव वालों को सिखाया कि उन्हें न केवल मौसम का ध्यान रखना चाहिए,
बल्कि उन्हें अपनी फसल की सही देखभाल करने के लिए पूरे साल मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे सिर्फ बाहरी कारकों पर ही निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें अपने प्रयासों पर भी विश्वास रखना चाहिए। बीरबल की योजना। 3 महीने बाद बीरबल वापस गांव लौटे। इस बार उन्होंने देखा कि गांव के लोग पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे थे और खेतों में हरियाली छाई हुई थी। बीरबल ने देखा कि गांव वाले अब अपने खेतों में नियमित रूप से काम कर रहे थे और उनकी फसलें पहले से बेहतर दिख रही थीं। उन्होंने गांव वालों से पूछा, अब तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुमने अब कुछ नया किया है? गांव के प्रधान ने खुशी से कहा, बीरबल जी, आपकी बातों ने हमारी दिशा बदल दी है। हमने मेहनत की और अब हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। हमें अब यह समझ में आया है कि मौसम पर पूरी तरह से निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी मेहनत और सही तरीके से काम करने की जरूरत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा कि तुम लोग अब अपनी मेहनत पर भरोसा करने लगे हो। यह तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। याद रखो, अगर मेहनत और सही दिशा में काम किया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अकबर के दरबार में लौटने पर पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। यह सही है कि मानसिक शांति और संतुलन से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब से मैं भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना शांति और संतुलन के साथ करूंगा। बीरबल का संदेश। बीरबल ने इस पूरे घटनाक्रम से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की असली उम्र केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी व्यक्ति के जीवन को आकार देता है। बीरबल का यह संदेश था कि अगर मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखे तो वह अपनी कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है, और यही उसकी असली ताकत होती है। इस कहानी के जरिए बीरबल ने यह भी बताया कि कभी-कभी जीवन में समस्या का हल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन में होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो हम जीवन की किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी न केवल एक पेड़ के बारे में है, बल्कि यह जीवन के असली अर्थ को समझने की कहानी है। अकबर ने भी यह सीखा कि मानसिक संतुलन और शांति के बिना जीवन का हर प्रयास अधूरा रहता है। बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी ने न केवल अकबर को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, बल्कि आज भी इस कहानी को लोग मानसिक शांति और संतुलन के महत्व को समझने के लिए याद करते हैं। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज बहुत शांत और समृद्ध था, लेकिन एक दिन ऐसी घातक घटना घटी जिसने उसकी पूरी शाही सत्ता को चुनौती दी। यह कहानी एक भूकंप की है जिसने न केवल शहर को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस भूकंप ने राजा और उसके दरबार को यह समझने का अवसर दिया कि प्राकृतिक आपदाएं हमारी समझ से बाहर होती हैं और जीवन में हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह घटना यह भी सिखाती है कि संकट के समय सच्चे नेता की पहचान कैसे होती है। राजा की शाही सत्ता। राजा इब्राहिम एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसके राज्य में खुशहाली थी। लोग अच्छे से जी रहे थे, व्यापार प्रॉस्पर कर रहा था और कृषक अच्छी फसलें उगाते थे। राजा ने कभी भी गरीबों और वंचितों को नजरअंदाज नहीं किया था। वह नियमित रूप से दरबारियों से संवाद करता और यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी नागरिक दीन दुखी न रहे। उसका दरबार एक आदर्श राज्य था, जहां के लोग राजा की नीतियों से संतुष्ट थे। राजा का विश्वास था कि अपने राज्य की खुशहाली के लिए उसे न केवल युद्ध के मैदान में सक्षम होना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसका यह विचार एक दिन उसे और उसके राज्य को बहुत काम आया, जब अचानक भूकंप आ गया। भूकंप की शुरुआत। यह एक सामान्य दिन था। सूरज अपनी पूरी आभा के साथ आकाश में चमक रहा था और लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे। बाजार में हलचल थी, लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। राजा इब्राहिम अपने महल में आराम कर रहा था। अचानक महल के कक्षों में एक हल्की सी झंझावट महसूस हुई। पहले तो यह किसी को साधारण झटके जैसा लगा, लेकिन जल्द ही यह झटका बढ़ने लगा। महल के खंभे हिलने लगे और दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा महल कांपने लगा।
राजा इब्राहिम को यह समझते देर नहीं लगी कि यह एक भूकंप है और भूकंप का असर राज्य की राजधानी में होने वाला था। राजा ने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और स्थिति का आकलन करने के लिए आदेश दिया। महल के अंदर सभी लोग डर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तो डर के मारे बाहर भागने लगे थे, जबकि कुछ स्त्री पुरुष मंदिरों में प्रार्थना करने के लिए दौड़े। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, धैर्य रखें, हमें स्थिति को नियंत्रण में लाना होगा। भूकंप का विकराल रूप। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूकंप का असर बढ़ता गया। शहर की सड़कों पर दरारें पड़ने लगीं, भवन गिरने लगे और लोग इधर उधर दौड़ते हुए नजर आने लगे। कई घरों की छतें गिरने से लोग दब गए थे और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। यह स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी। भूकंप के बाद मलबे में दबे लोगों की मदद के लिए कोई प्रबंध नहीं था। राजा ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को त्वरित रूप से सक्रिय किया और राहत कार्यों के लिए आदेश दिए। लेकिन भूकंप का झटका इतनी तेजी से आया था कि राहत कार्य में कोई व्यवस्थित ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। रास्ते में मलबा और दरारें आने के कारण राहत दल को भी अपने काम में कठिनाई आ रही थी। लोग आपस में घबराए हुए थे और कुछ समय के लिए यह स्थिति बहुत ही अव्यवस्थित हो गई थी। राजा की बुद्धिमानी और नेतृत्व। राजा इब्राहिम ने इस संकट में अपने नेतृत्व का परिचय दिया। सबसे पहले उसने महल के दरवाजे खोले और बाहर जाकर देखा कि लोग किस तरह से भूतपूर्व हो गए हैं। वह बिना समय गंवाए राहत कार्यों में जुट गया। उसने अपने विश्वासपात्र अधिकारियों से कहा, सभी घरों के मालिकों और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर लाकर राहत पहुंचाई जाए। इन लोगों की मदद के लिए सभी साधन जुटाए जाएं। राजा ने सबसे पहले अपनी प्रजा को शांत करने की कोशिश की। उसने लोगों से कहा, आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एकजुट होकर इस संकट का सामना करेंगे। राजा के इस विश्वास ने लोगों को सहारा दिया और वे राहत कार्य में शामिल हो गए। राजा ने सभी अस्पतालों और चिकित्सा दलों को आपातकालीन सेवाएं देने के लिए आदेश दिया और जो लोग मलबे में दबे थे, उन्हें निकालने के लिए अपनी सेना को भेजा। राजा का यह साहस और संयम देखकर लोग दंग रह गए। वह खुद भी संकट की घड़ी में अपने महल से बाहर निकला और प्रजा के बीच में रहा। राजा की उपस्थिति ने पूरे राज्य में उत्साह का संचार किया। सभी लोग बिना किसी घबराहट के राहत कार्यों में जुट गए। राजा ने यह दिखाया कि संकट के समय में केवल प्रशासनिक आदेश ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत नेतृत्व भी महत्वपूर्ण होता है। राहत कार्य और पुनर्निर्माण। भूकंप के बाद के दिनों में राजा ने राहत कार्यों के लिए सभी संसाधन जुटाए। उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा, हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जितने भी लोग घायल हुए हैं, उन्हें त्वरित चिकित्सा सहायता दी जाए। इसके बाद हम उन घरों और इमारतों को फिर से बनवाएंगे जो भूकंप में नष्ट हो गए हैं। राजा ने विशेष अभियान चलाए, जिसमें मलबे से दबे लोगों को निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उसने अपनी सेना और नागरिकों के सहयोग से पूरे राज्य में पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया। यह कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राजा और उसकी प्रजा ने मिलकर इस कार्य को संभव किया। राजा इब्राहिम ने अपनी पूरी शक्ति और संसाधनों का उपयोग करते हुए राज्य के पुनर्निर्माण का कार्य किया। उसके आदेश से सड़कों और भवनों को फिर से बनाने के लिए सामग्री जुटाई गई। घायल लोगों का इलाज किया गया और जो लोग अपंग हो गए थे, उन्हें सहायता दी गई। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि इस कठिन समय में हर किसी को सहायता मिले और राज्य की स्थिति फिर से सामान्य हो। उसने अपने राज्य के निवासियों से अपील की, हम सभी एक हैं और हमें मिलकर इस संकट से उबरना है। हम इसे केवल एकजुट होकर ही पार कर सकते हैं। राजा का संदेश और भविष्य की तैयारी। भूकंप के बाद के कई महीनों तक राहत कार्य चलते रहे। राजा ने इस घटना से यह सीखा कि किसी भी संकट के लिए पहले से तैयारी रखना अत्यंत आवश्यक है। राजा ने अपने प्रशासन में बदलाव किए और प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक मजबूत योजना बनाई। उसने बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष दल बनाए। राजा इब्राहिम का यह दृष्टिकोण और उनकी मेहनत ने उनके राज्य को और अधिक मजबूत बना दिया। लोगों में विश्वास बढ़ा और उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके राजा का नेतृत्व न केवल शाही सुख सुविधाओं में है, बल्कि संकट के समय में वह अपने प्रजा के साथ खड़ा रहता है। निष्कर्ष।
राजा इब्राहिम के शासन में आए भूकंप ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक वह होता है जो अपने प्रजा के साथ संकट के समय खड़ा होता है और उसे संकट से उबारने के लिए हर संभव प्रयास करता है। राजा का नेतृत्व केवल युद्धों में नहीं बल्कि संकटों में और कठिनाइयों के समय में भी दिखता है। इस घटना ने यह भी सिखाया कि प्राकृतिक आपदाएं किसी भी समय हो सकती हैं और हमें हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बीरबल की चतुराई और समझदारी की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर के दरबार में बीरबल का नाम उनके अद्भुत बुद्धिमानी और निपुणता के लिए लिया जाता था। वह किसी भी समस्या को त्वरित और प्रभावी तरीके से हल करने में माहिर थे। एक ऐसी ही घटना है जब बीरबल ने दूसरे देश के धोखेबाज और अपराधी को बंदी बनाया और उसे अकबर के दरबार में लाया। इस घटना में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपराधी को पकड़ने में मदद की बल्कि उसकी सजा भी दिलवाई। आइए हम जानते हैं उस दिलचस्प कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत। यह एक सामान्य दिन था। अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। तभी अकबर को अपने मंत्री से खबर मिली कि पड़ोसी राज्य से कुछ लोग उनके राज्य में आए हैं जो व्यापार के बहाने से यहाँ कुछ अवैध गतिविधियां कर रहे हैं। अकबर ने तुरंत अपने सेना प्रमुख को आदेश दिया कि इन व्यक्तियों पर नजर रखी जाए और उन्हें किसी भी अवैध काम करने से रोका जाए। राज्य की सीमाओं पर तैनात सैनिकों ने उन संदिग्ध व्यापारियों को देखा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोग हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर बच जाते थे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि ये व्यापारी दूसरे देश के थे और उनका इरादा कुछ गड़बड़ करने का था। अकबर परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमें इन धोखेबाजों से कैसे निपटना चाहिए? क्या तुम कुछ कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह नदी बाली नदी है। यह नदी उन लोगों की है जो अपनी मर्जी से हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का काम करते हैं। यह कभी दिखती नहीं, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में यह मौजूद रहती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वे अपने भीतर की दोषों को नहीं देख पाते। यह नदी उनके मन की स्थिति का प्रतीक है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सोच और व्यवहार को सही दिशा में रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर की खामियों को पहचान सकें। बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सही दिशा में सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। बीरबल की नदी बाली कहानी। बीरबल की नदियों से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचायक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कह रहे हो कि हमारी राज्य में एक नदी बहती है, लेकिन मैं इसे कहीं नहीं देख पा रहा। क्या तुम मुझे वह नदी दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर के सवाल का उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में सबको इकट्ठा किया और कहा, महाराज, इस राज्य में एक अद्भुत नदी बह रही है जो बहुत ही गहरी और अदृश्य है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। अकबर और दरबार के लोग हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से नदी का नाम पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी बाली नदी है। यह नदी उन लोगों की है जो अपनी मर्जी से हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का काम करते हैं। यह कभी दिखती नहीं, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में यह मौजूद रहती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वे अपने भीतर की दोषों को नहीं देख पाते। यह नदी उनके मन की स्थिति का प्रतीक है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सोच और व्यवहार को सही दिशा में रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर की खामियों को पहचान सकें। बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सही दिशा में सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। बीरबल की नदी बाली कहानी। बीरबल की नदियों से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचायक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कह रहे हो कि हमारी राज्य में एक नदी बहती है, लेकिन मैं इसे कहीं नहीं देख पा रहा। क्या तुम मुझे वह नदी दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर के सवाल का उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में सबको इकट्ठा किया और कहा, महाराज, इस राज्य में एक अद्भुत नदी बह रही है जो बहुत ही गहरी और अदृश्य है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है।
अकबर और दरबार के लोग हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से नदी का नाम पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी बाली नदी है। यह नदी उन लोगों की है जो अपनी मर्जी से हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने का काम करते हैं। यह कभी दिखती नहीं, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में यह मौजूद रहती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। जो लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वे अपने भीतर की दोषों को नहीं देख पाते। यह नदी उनके मन की स्थिति का प्रतीक है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सोच और व्यवहार को सही दिशा में रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर की खामियों को पहचान सकें। बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सही दिशा में सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। बीरबल की खिचड़ी की कहानी एक ऐसी प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानी है जो उनके चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती है। यह कहानी अकबर और बीरबल के रिश्ते को भी उजागर करती है, जिसमें बीरबल अपनी सूझबूझ और तर्क से अकबर को हर बार चमत्कृत करता था। आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक बीरबल की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध थी। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित रहते थे और बीरबल भी अकबर के साथ अच्छे रिश्ते में रहते हुए उनके हर सवाल का समझदारी से जवाब देते थे। एक दिन की बात है, अकबर को बीरबल की चतुराई पर शक हुआ और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करने का मन बनाया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि अगर मैं एक बड़े से तवा पर खिचड़ी पकाने का आदेश दूं, तो उस खिचड़ी को कौन पकाएगा? बीरबल को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अकबर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक योजना बनाई। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो करो, लेकिन मुझे उत्तर चाहिए। बीरबल का जवाब। अगले दिन बीरबल ने एक तवा मंगवाया और उसमें खिचड़ी पकाने के लिए आग जलवानी शुरू कर दी। दरबारियों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बीरबल अकेले ही खिचड़ी पकाने में व्यस्त था। वे सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है और बीरबल क्या करने जा रहे हैं। कुछ ही समय में बीरबल ने अकबर को बुलाया और उन्हें तवा दिखाते हुए कहा, महाराज, खिचड़ी पकाने के लिए आप केवल तवा देंगे, पर कोई उसे पकाने वाला नहीं होगा, क्योंकि खिचड़ी खुद पकने के लिए नहीं बनेगी। अकबर को बीरबल का उत्तर कुछ स्पष्ट नहीं आया और उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, खिचड़ी एक स्वादिष्ट पकवान है, लेकिन इसे पकाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया और समय की आवश्यकता होती है। यदि आप खिचड़ी पकाने के लिए केवल तवा दें, तो खिचड़ी नहीं पक सकती। उसे पकाने के लिए एक अच्छा रसोइया और सही सामग्री की आवश्यकता होती है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि बीरबल ने उन्हें अपने प्रश्न का सही उत्तर दिया था। अकबर को अब यह समझ में आ गया कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए उसके सही साधनों और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। वह बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। इसने मुझे यह सिखाया कि बिना सही साधनों के किसी भी काम को पूरा नहीं किया जा सकता। कहानी का गहरा अर्थ। इस कहानी का एक गहरा संदेश है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही साधनों और संसाधनों की आवश्यकता होती है। जब तक किसी काम के लिए सही तरीका, समझ और संसाधन नहीं होते, तब तक वह काम ठीक से नहीं हो सकता। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि बिना योजना और सही साधन के किसी भी कार्य को नहीं किया जा सकता। इस कहानी के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि बीरबल केवल चतुर और बुद्धिमान ही नहीं थे, बल्कि वह अपने जवाबों में गहरी समझ और दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने अकबर को न केवल एक हल्के सवाल का उत्तर दिया, बल्कि उन्होंने जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी आवश्यकता, साधन और समय का सही अनुमान लगाना चाहिए। बीरबल का तर्क और बुद्धिमानी। इस कहानी में बीरबल की तर्क शक्ति और बुद्धिमानी का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। अकबर ने बीरबल से एक जटिल सवाल पूछा था, लेकिन बीरबल ने न केवल सरल तरीके से इसका उत्तर दिया, बल्कि उसे समझाने के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। बीरबल की यही विशेषता थी कि वे किसी भी सवाल का जवाब केवल तर्क और बुद्धिमानी से देते थे, जो अकबर और अन्य दरबारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था।
कहानी का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में भी इस कहानी का महत्व बरकरार है। जब हम किसी काम को करने का प्रयास करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि हमारे पास सही साधन और संसाधन होना चाहिए। बिना सही योजना और दृष्टिकोण के किसी भी कार्य को अधूरा ही माना जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए जरूरी है कि हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें और किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल की खिचड़ी की कहानी न केवल एक मजेदार कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी देती है। बीरबल की बुद्धिमानी और तर्क शक्ति से यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी चाहिए और सही साधनों का उपयोग करना चाहिए। अकबर की तरह हम भी अपने जीवन में बीरबल की समझदारी को अपनाकर अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अकबर और बीरबल के संबंधों में यह कहानी उनके बीच की समझ और आपसी विश्वास को भी प्रदर्शित करती है। बीरबल की चतुराई और अकबर का खुले मन से उसे स्वीकार करना यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति के पास अपनी खासियत होती है और सही समय पर उसे पहचाना जाना चाहिए। समग्र रूप से बीरबल की खिचड़ी की कहानी न केवल एक हास्यपूर्ण घटना है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी उजागर करती है। यह कहानी बीरबल के न्याय और समझदारी के एक और अद्भुत उदाहरण को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने मजदूरों के प्रति उनकी मेहनत और ईमानदारी को समझने का प्रयास किया। यह कहानी अकबर के दरबार से जुड़ी एक घटना पर आधारित है, जो बीरबल की सूझबूझ और सटीक निर्णय क्षमता को दिखाती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने महल के आसपास के कामकाजी मजदूरों को देखकर बहुत परेशान हुए। वे यह सोचते थे कि क्या इन मजदूरों की मेहनत को सही मूल्य मिलता है या नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत चतुर हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन मजदूरों की मेहनत का सही मूल्य क्या है? क्या इनकी मेहनत को सही तरीके से सराहा जाता है? बीरबल ने अकबर की बात को सुना और सोचा कि यह सही मौका है जब उन्हें अकबर को मजदूरों की मेहनत के सही मूल्य को समझाने का तरीका दिखाना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जो करना है करो। बीरबल का काम। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि सभी मजदूरों को बुलाया जाए और सभी को किसी विशेष कार्य के लिए जुटा लिया जाए। उन्होंने मजदूरों से कहा, आज हम एक काम करेंगे जिसमें आपको विशेष मेहनत करनी होगी और इसके बाद आपको इस काम का पुरस्कार मिलेगा। मजदूरों को बीरबल के आदेश का पालन करते हुए एक बड़ा काम सौंपा गया। बीरबल ने उन्हें एक विशाल बढ़ाई सिलेंडर बनाने के लिए कहा, जिसमें उन्हें पत्थर तोड़ने, लकड़ी काटने और अन्य विभिन्न कार्यों को करना था। बीरबल ने मजदूरों से कहा, आप सभी इस काम को पूरी मेहनत से करें, क्योंकि हम यह देखेंगे कि जो कार्य आपने किया है वह किस प्रकार से काम आया है। मजदूर दिन रात काम करते रहे और कड़ी मेहनत से बढ़ाई तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद जब काम पूरा हुआ तो बीरबल ने मजदूरों को बुलाया और कहा, अब आपके काम का मूल्य क्या होगा यह हम देखेंगे। अकबर का परीक्षण। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इन मजदूरों ने बहुत मेहनत की है और अब हम उनका मूल्य तय करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इनकी मेहनत का सही मूल्य पहचानें। अकबर ने यह समझते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन इसे कैसे मापेंगे? बीरबल ने कहा, महाराज, हम यह देखेंगे कि जिस बढ़ाई को इन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया है वह कितनी कीमत की है। यह बढ़ाई जो इस वक्त खड़ी है वह उनके काम और लगन का मूल्य होगा। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने मजदूरों को बुलाया। अकबर ने मजदूरों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना काम किया है? मजदूरों ने कहा, हमने बहुत मेहनत की है महाराज, और हम जानते हैं कि हम इस काम के लिए सही पुरस्कार के हकदार हैं। न्याय और सच्चाई। अब बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज, मजदूरों की मेहनत का सही मूल्य नहीं केवल उस काम की परिमाण में होता है, बल्कि यह इस बात में भी है कि उन्होंने अपनी मेहनत से क्या हासिल किया। इन मजदूरों की कड़ी मेहनत को सही तरीके से समझना होगा। यदि हम इसे केवल बाहरी रूप में देखेंगे तो हम इनकी मेहनत को सही तरीके से मूल्य नहीं देंगे। अकबर को यह समझ में आ गया कि मजदूरों की मेहनत का मूल्य केवल उनके द्वारा किए गए काम से नहीं,
बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए समर्पण और संघर्ष से होना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की मेहनत का मूल्य है, चाहे वह किसी भी पेशे से संबंधित हो। मजदूरों की मेहनत को कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत से ही समाज चलता है। बीरबल ने इस घटना के माध्यम से अकबर को यह समझाया कि हमें हर व्यक्ति के काम का मूल्य उसके योगदान से करना चाहिए, न कि केवल उसके परिणामों से। बीरबल की इस बुद्धिमानी और न्याय की भावना ने अकबर को यह सिखाया कि श्रम की असली कद्र तभी की जाती है जब हम उसका सही मूल्य समझें और उसकी सराहना करें। इस प्रकार बीरबल ने मजदूरों की मेहनत का महत्व अकबर को समझाया, और यह कहानी आज भी हमें इस बात की याद दिलाती है कि मेहनत करने वालों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। बीरबल और अकबर की कथा भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाली है। यह न केवल दरबार की चतुराई और बुद्धिमानी की कहानी है, बल्कि इससे हमें जीवन के कई गहरे पहलुओं की सीख भी मिलती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई और ईमानदारी है। बीरबल की कहानियां उनके जीवन के सिद्धांतों और उनके आदर्शों को दर्शाती हैं, जिनका मुख्य आधार सत्य, ईमानदारी, न्याय और समझदारी था। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और दयालुता से अकबर और पूरे साम्राज्य को यह समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी समाज का आधार होते हैं। सच्चाई और ईमानदारी, बीरबल का आदर्श। बीरबल की जीवन शैली और उनकी निर्णय लेने की क्षमता सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित थी। उनका मानना था कि सच्चाई हमेशा सर्वोत्तम होती है और किसी भी परिस्थिति में सत्य से मुंह मोड़ना उचित नहीं है। चाहे किसी को नुकसान हो या लाभ, सच्चाई का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि यह व्यक्ति की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। कहानी 1, बीरबल और अकबर का तर्क। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हो, लेकिन कभी कभी सच्चाई को जानने में हमें दर्द और कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए? बीरबल ने अकबर को उत्तर देते हुए कहा, महाराज, सच्चाई कभी भी दर्दनाक नहीं होती। जो सत्य है वह हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे भले के लिए होता है। यदि हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में शांति रहती है और हमारी आत्मा शुद्ध रहती है। यदि हम झूठ का सहारा लेते हैं तो वह हमें अंदर से कमजोर बना देता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उन्होंने सोचा कि बीरबल सही कह रहे हैं। सच्चाई न केवल हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करती है, बल्कि यह हमारे जीवन को सरल और सही दिशा में मार्गदर्शन भी करती है। कहानी 2, बीरबल और झूठा इल्जाम। एक और दिन अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। एक व्यापारी ने किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया था। वह व्यक्ति बार बार यह कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन व्यापारी का आरोप मजबूत था और सभी लोग उसे सही मान रहे थे। व्यापारी ने अदालत में कहा, यह आदमी झूठ बोल रहा है। उसने ही मेरी दुकान से माल चुराया है। अकबर ने मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मामले की जांच की और फिर व्यापारी से कहा, तुम आरोप लगा रहे हो कि इस आदमी ने चोरी की है, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो? व्यापारी ने कहा, मैं जानता हूं कि उसने ही चोरी की है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यदि यह सच है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम कहो तो मैं इसे साबित कर दूं। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है? बीरबल ने कहा, तुमने यह कहा कि इस आदमी ने चोरी की है, लेकिन तुम उस सामान का नाम क्यों नहीं बता पा रहे जो चुराया गया था? व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि वह यह जानता नहीं था कि क्या चुराया गया था। यह सच्चाई थी कि वह आदमी निर्दोष था और व्यापारी ने केवल झूठा आरोप लगाया था। बीरबल ने सभी को बताया कि व्यापारी ने सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोला था और उसके झूठ का पर्दाफाश किया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले सच्चाई को पूरी तरह से जान लेना चाहिए। झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है और वह हमें शर्मिंदा कर देता है। कहानी 3, बीरबल और धोखेबाज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति हमें धोखा दे तो हमें उसके साथ क्या दी? और बीरबल को अपनी योजना पर काम करने के लिए कह दिया। बीरबल की चतुराई का परिचय। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जो अकबर की चुनौती को हल कर सके। सबसे पहले उन्होंने महल के रसोइये से यह कहा कि उन्हें सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी के सारे सामान चाहिए।
रसोइया ने बीरबल से पूछा, क्या खिचड़ी बनाने के लिए आप कुछ विशेष चीज चाहते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं रसोइये भाई, बस वही सामान चाहिए जो सामान्य खिचड़ी के लिए होता है, चावल, दाल, घी, मसाले आदि। बीरबल ने सभी सामग्रियां एकत्र की और एक बर्तन में डाल दी। फिर वह एक खेत में गए और वहां एक बड़ी सी जगह का चयन किया, जहां कोई भी आग नहीं जल रही थी। वहां एक जगह पर उन्होंने खिचड़ी पकाने के लिए एक छोटी सी गहरी खो खोदी और उसमें खिचड़ी को डालकर एक बड़े पत्थर से ढक दिया। फिर वह महल लौटे और अकबर से कहा, महाराज, आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सचमुच बिना आंच के खिचड़ी बना पाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां महाराज। अब आप खुद देख सकते हैं। अकबर की चतुराई को चुनौती। अकबर बीरबल से यह उम्मीद कर रहे थे कि वह एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाएंगे, लेकिन बीरबल ने जो किया वह अकबर के लिए एक बड़ा सबक था। अकबर और उनके दरबारी बीरबल के साथ खेत में गए, जहां वह खिचड़ी बनी थी। बीरबल ने पत्थर हटाया और खिचड़ी को निकालकर रसोइये को उसे तैयार करने का आदेश दिया। रसोइये ने जब खिचड़ी की तैयारी शुरू की, तो उसने देखा कि खिचड़ी के सारे मसाले और चावल बिल्कुल ठीक थे और खिचड़ी को सामान्य रूप से पकाया जा सकता था। अकबर और दरबारियों को यह देखकर हैरानी हुई। बीरबल ने उन्हें समझाया कि यह खिचड़ी बिना किसी आंच के पकाई गई थी और वास्तव में यह एक आंतरिक प्रक्रिया थी, जिसमें किसी प्रकार की बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, खिचड़ी की तरह जीवन में भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें बिना किसी बाहरी सहायता के खुद में पकनी चाहिए। जैसे खिचड़ी ने समय के साथ बिना आग के पकने का तरीका अपनाया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की समझ और धैर्य से अपने समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कभी कभी बाहरी दिखावे और बाहरी ताकतों की आवश्यकता नहीं होती है। अकबर को यह समझ में आया कि बीरबल ने केवल एक खिचड़ी नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को भी स्पष्ट किया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे यह दिखा दिया कि तुम कितने समझदार हो। जीवन का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी हमें समस्याओं का हल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि खुद में ही ढूंढना चाहिए। बाहरी ताकतें हमेशा हमें समाधान नहीं दे सकतीं, बल्कि भीतर का धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास ही सच्चे समाधान की कुंजी होते हैं। इस प्रकार बीरबल की नई खिचड़ी की कहानी ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को यह सिखाया कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति और समझ है। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनका गहरा संबंध हमेशा उनकी कहानियों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं। यह कहानी अकबर बीरबल के अनोखे रिश्ते और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। हर कहानी में एक जीवन का गहरा संदेश छुपा होता है, जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बीरबल की नदी की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कथा है, जो बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। यह कहानी न केवल हास्यप्रद है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझाने का एक तरीका है। इस कहानी में बीरबल ने अपने बुद्धिमानी से सम्राट अकबर की एक समस्या का समाधान किया और उन्हें एक गहरी सीख दी। नीचे हम इस कहानी को विस्तार से 3000 शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। बीरबल की नदी की कहानी। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे थे। अकबर हमेशा नए नए विचारों और सवालों को लेकर अपने दरबारियों को चुनौती देते रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, जो सभी को चौंका देने वाला था। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आप सभी जानते हैं कि हमारी राज्य की नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल हमारे राज्य के लिए जल प्रदान करती हैं, बल्कि उनके द्वारा होने वाली सिंचाई से हमारी कृषि भी समृद्ध होती है। लेकिन क्या कोई यह बता सकता है कि नदियां आखिरकार कहां से आती हैं? क्या कोई यह बता सकता है कि नदियां किस दिशा में बहती हैं और उनका सटीक मार्ग क्या है? अकबर का यह सवाल सुनकर सभी दरबारी कुछ हिचकिचाए, लेकिन किसी के पास इसका सही उत्तर नहीं था। अकबर ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह सवाल हल कर सकता है और नदियों के बारे में मुझे सही जानकारी दे सकता है? यह सुनकर बीरबल, जो हमेशा अपने बुद्धिमान और चतुर उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे, खड़े हुए और बोले, महाराज,
मैं इस सवाल का हल जरूर निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम सच में इस सवाल का जवाब दे सकते हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, महाराज। मुझे केवल कुछ समय की आवश्यकता है, और मैं आपको नदियों के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। अकबर ने बीरबल को चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया और बीरबल को यह काम पूरा करने के लिए कुछ दिन का समय दिया। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। बीरबल की चतुराई। बीरबल को मालूम था कि अकबर ने यह सवाल न केवल एक सामान्य जानकारी के लिए पूछा है, बल्कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा भी ले रहे हैं। इसलिए बीरबल ने इस सवाल का हल निकालने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। बीरबल ने सबसे पहले अपने मंत्रियों और विशेषज्ञों से जानकारी एकत्रित की कि नदियां कहाँ से आती हैं और उनका मार्ग क्या है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नदी के पानी का स्रोत, उसका मार्ग और उसकी दिशा का अध्ययन किया। बीरबल को यह समझ में आ गया कि नदियां विभिन्न पहाड़ों, नदियों और झीलों से निकलती हैं और उनका मार्ग कहीं सर्पिल रूप से तो कहीं सीधा होता है। अब बीरबल के पास सारी जानकारी थी, लेकिन वह चाहते थे कि अकबर को नदियों के मार्ग के बारे में बताने के बजाय एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे अकबर को यह समझ में आ जाए कि नदियां केवल पानी का प्रवाह नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन की यात्रा है। अकबर को शिक्षा देना। कुछ दिन बाद जब अकबर बीरबल के पास गए तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने नदियों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर ली है। नदियां विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं और कई तरह के मार्गों से बहती हैं, लेकिन अगर आपको इन नदियों का सही मार्ग जानना है तो आपको अपनी आंखों से उन्हें देखना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, मुझे नदियों का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें कहाँ ले जाना होगा? बीरबल ने अकबर को जवाब दिया, महाराज, हमें एक यात्रा पर निकलना होगा। हम एक नदी के किनारे किनारे चलेंगे और उसके साथ बहने वाले रास्तों को देखेंगे। केवल तभी आपको नदियों का सही मार्ग समझ में आएगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल के साथ नदी की यात्रा पर निकल पड़े। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह नदियां कैसे बहती हैं, किन रास्तों से होकर गुजरती हैं और उनका मार्ग कैसे बदलता है। वे यह भी बताते गए कि जैसे जैसे नदी बहती जाती है, उसका रास्ता भी बदलता जाता है। कभी यह तंग हो जाती है, कभी चौड़ी हो जाती है, कभी मोड़ लेती है। इस यात्रा के दौरान बीरबल ने अकबर को नदियों के बारे में कई नई बातें समझाईं। उन्होंने यह भी बताया कि नदियां हमेशा अपना मार्ग खुद चुनती हैं और जो उनके रास्ते में आते हैं वे उसी रास्ते के अनुसार चलते हैं। जैसे जैसे नदी अपनी यात्रा पूरी करती है, वह अपनी मंजिल पर पहुंचती है। नदी का प्रतीक। बीरबल ने यात्रा के दौरान एक दिन अकबर से कहा, महाराज, आप देख रहे हैं कि नदी अपने